हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जूनियर अकाउंटेंट यानी कि कनिष्ठ लेखाकार भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों ने पिछली 7 क्लासेस मेरी कंप्लीट देख ली होगी। तो 7 क्लासेस के अंदर अपन ने जो केमिस्ट्री का आपके पोर्शन दे रखा था उसको कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपके साथ में इस मैराथन क्लास के अंदर बात करने वाला हूं आपके प्रकाश से संबंधित जो भी चीजें दे रखी है उसके बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, लेंस क्या होते हैं, लेंस के प्रकार कितने हैं और उन लेंसों से कहां कहां पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। इन सभी जानकारियों को अपन समझने वाले हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में एकदम से घुसाने वाला हूं। अगर आप लोगों ने जो इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये यकीन मान के चलिए कि प्रकाश से संबंधित किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा वो आप सही कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका सिलेबस एलडीसी 2018 की भर्ती में से ही काट काट करके उठाया गया है। इसलिए मैं 2018 एलडीसी का जो पेपर में साइंस आई थी उसी साइंस के लेवल का पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उस टाइम पर जो साइंस आई है वो बहुत ही अपर लेवल पर आई है और हम उसी अपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आज की क्लास नंबर अपनी 8 है। तो आप सभी लोग इससे पहले की क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और कंप्लीट अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ। इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। यह आपके सिलेबस में दे रखा है फर्स्ट यूनिट के अंदर ही। फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट वाला टॉपिक चल रहा है अब, ठीक है। तो देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन जो है वो होता क्या है, इस चीज को अपन समझेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली ये देखिए, जैसे ऊपर हमारे टिपलाइट है, ठीक है। और वो जैसे ही टिपलाइट्स की लाइट हमारे ऊपर गिरती है, हमारे ऊपर से गिरने के बाद वो टकरा करके आपकी आंखों पर आ रही है। इसीलिए आप सभी लोगों को, मैं भी दिखाई दे रहा हूं, मेरे पीछे का बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड का कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो घटना है, इसी को अपन परावर्तन कहते हैं। अगर इन शॉर्ट इसे एकदम आसान भाषा में समझना हो तो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकाश आया, किसी वस्तु से टकराया, टकराने के बाद वापस चला गया। तो ये जो प्रकाश आ करके वापस चला जाता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय के साथ में आपको भी परिवर्तित होना चाहिए। तो परावर्तन शब्द जो है बेसिकली परिवर्तन से ही आया है कि कोई व्यक्ति सीधे सीधे ऐसे चल रहा था, बाद में उसने अपने मार्ग में परिवर्तन किया और यूं जाने लग गया, टकराया और यूं जाने लग गया। तो यह परावर्तन शब्द परिवर्तन से ही निकला होगा, ठीक है। तो देखिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तो उनमें से अधिकांश किरणें जो है वो निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है और यही आपका क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखिए, ये आपका मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है जिसके ऊपर एक ये लाइट आई, टकराई, क्लियर। अब टकरा करके वापस ऐसे चली गई। तो ये टकरा कर वापस जाने की जो प्रक्रिया है, जो घटना है, उसे हम परावर्तन कहेंगे। परावर्तन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। जिसमें आपका पहला परावर्तन कहलाएगा नियमित परावर्तन। क्या कहलाएगा, नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा आपका कहलाएगा विसरित परावर्तन। क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन। अब यह नियमित परावर्तन क्या है और विसरित परावर्तन क्या है, इसको आप सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके YouTube, जो अपना YouTube चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही, इसके ऊपर मैं रेगुलर रूप से जूनियर अकाउंटेंट की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, कंटिन्यूअसली लेकर के आ रहा हूं। इसीलिए तो अपन ने इतना 7 वीडियो में कंप्लीट कर दिया आधा अपना एक फर्स्ट यूनिट को।
अब ये जो कंटिन्यूअसली मैं क्लास लेकर के आया, तो ये मैंने क्या किया, नियमित कार्य किया है, ठीक है। और लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, पहला वीडियो देख लिया, उस पे अच्छे से व्यू आ गए, फिर दूसरे वाले पे और कम थोड़े से, फिर तीसरे पे कम, फिर चौथे पे वापस ज्यादा, फिर पांचवे पे ज्यादा, फिर छठे पे कम, सातवें पे ज्यादा, आठवें पे कम। क्यों? क्योंकि आप लोग विचलित हो। आप लोग क्या कर रहे हो, आ रहे हो, फिर जा रहे हो, जा रहे हो। तो कहीं पर भी अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली एकदम प्रॉपर वे में हो रही हो तो उसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। और कहीं पर अगर एक दिन हुआ, एक दिन नहीं हुआ, ऐसे चलता हो तो उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन। समझ में आ गई बात? तो देखिए, नियमित परावर्तन का मतलब क्या है। जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ जैसे कि दर्पण पर आपतित होता है, तो वह समतल पृष्ठ एक विशेष दिशा से देखने पर चमकता हुआ दिखता है और एवं अन्य दिशाओं में लगभग सामान्य ही रहता है। इस घटना को कहते हैं नियमित परावर्तन। अभी इसको मैं ऊपर दिखा देता हूं आपको डायग्राम में एक बार। ये देखिए, ये रहा अपने पास में क्या, डायग्राम, कि नियमित परावर्तन क्या है। तो आप देखेंगे तो नियमित परावर्तन की डेफिनेशन अपन ने ये लिखी है कि जब प्रकाश किसी भी एक चिकने पृष्ठ पर टकराए और टकराने के बाद में अगर अपन उसे किसी एक ओर से देखते हैं तो वो पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा, और वहीं पर अगर किसी और दिशा से अगर आप देखोगे तो वो सामान्य दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जिस ओर से प्रकाश आया और टकरा करके चला गया, तो जहां पर टकराया होगा वो वाला जो डायरेक्शन होगी, वो वाली जो जगह होगी, वो तो ज्यादा चमकीली होगी, और बाकी जो स्थान होगा वो आपको कम चमकीला दिखाई देगा। समझ में आई बेटा? क्लियर है एकदम? चलो देखिए, ये रहा, तो ये आया प्रकाश, ये गया प्रकाश, ये पैटर्न में आया, ये पैटर्न में आया, ये गया, ये गया। आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि प्रकाश आ रहा है एकदम से और फिर एग्जैक्टली प्रॉपर वे में जा रहा है। इस पैटर्न को देख करके हमें ये बात समझ में आ गई है कि ये अगर ऐसे आएगी कोई किरण तो वो ऐसे जाएगी। समझ में आई बात? तो आकर के एक प्रॉपर वे में जा रही है, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। और यह कब होता है? जब चिकना समतल पृष्ठ होता है। क्या होता है? चिकना समतल पृष्ठ होता है, यानी कि स्मूथ प्लेन सरफेस जब होता है तब ये चीज होती है। समझ में आ गई बात? तो सर यह नियमित परावर्तन है। तो विसरित परावर्तन क्या है? तो विसरित परावर्तन और कुछ भी नहीं है, ठीक इसका उल्टा प्रोसेस है। उसमें क्या होगा कि आने वाली किरण जाने के समय किसी भी दिशा में जा सकती है, एक प्रॉपर इस प्रकार का पैटर्न नहीं बनेगा। क्लियर? तो विसरित परावर्तन की बात करते हैं। तो खुरदरे पृष्ठों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। तो विसरित परावर्तन का मतलब क्या है? खुरदरे पृष्ठ के द्वारा, खुरदरे पृष्ठ के द्वारा, यानी जो अपनी किरण है वो कहां टकरा रही है? खुरदरे पृष्ठ पर। खुरदरा पृष्ठ मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां पर समतल एकदम नहीं हो, प्लेन चीज नहीं हो, उबड़ खाबड़ टाइप का है ना, वो खुरदरा पृष्ठ होता है। उस खुरदरे पृष्ठ पर टकराता है और खुरदरे पृष्ठ पर टकराने के बाद में वह क्या होता है कि जो हमारा प्रकाश आ रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके जाने की दिशाओं को बिखेर देता है। उसे क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा अपने पास में, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है। उस समय मैंने देखो एकदम प्लेन सरफेस ली है, लेकिन यहां देखो एकदम खुरदरी टाइप की ली है मैंने, है ना, ऐसी उबड़ खाबड़, यूं ऐसे ऐसे एकदम ऐसे उबड़ खाबड़ टाइप की पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ के ऊपर जब अपनी ये किरण टकराई तो ये तो गई देखो ऐसे, दूसरी टकरा करके यूं ही चली गई, तीसरी टकरा करके ऐसे चली गई, चौथी आएगी वो यूं चली जाएगी। तो एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि वह आने वाली किरण जो है अब नेक्स्ट किरण को किस तरफ भेजेगी। भाई कहीं पर भी जा सकती है, दिशाएं बिखर जाती है, उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन।
ये तो था अपना क्या, परावर्तन और परावर्तन के प्रकार। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो परावर्तन की डेफिनेशन या परावर्तन के प्रकार से, तो रेयर केस में पूछा जाएगा, यानी पूछे भी तो चांस बहुत कम है। लेकिन जहां से क्वेश्चन आने के चांस पक्के हैं, 100% चांस है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो आएगा आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो जो नियम आपको अभी परावर्तन के बताए जा रहे हैं और जो क्वेश्चन बताया जाएगा इस पर बेस्ड, वो जरूर सीख लेवे। उसमें से एक आध क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की कोई किरण जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम में गमन करती हुई, क्या होता है? जब प्रकाश की कोई भी किरण एक माध्यम में गमन करती हुई आपके किससे टकराएगी? तो दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है। क्या होती है? टकराती है। तो उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? आपका प्रकाश के परावर्तन का मतलब है किरण आई और आ करके टकरा करके वापस किसी एक दूसरे माध्यम में चली गई। क्लियर? तो यह जो प्रकाश के आपके आना और आकर टकराना, टकरा करके चला जाना, ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, इसे अपन क्या कह रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। तो अब इसको देखते हुए यहां पर दो नियम दिए गए। क्या दिए गए? दो नियम दिए गए। अब वो नियम क्या दिए गए हैं उससे पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। ये रही आपके आपतित किरण, क्लियर, और ये जाने वाली किरण जिसे अपन परावर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, ये लिख लीजिए, आने वाली किरण। आने वाली किरण जो आ रही है उसे कहेंगे आपतित, और परावर्तित किरण का मतलब है जाने वाली किरण। कौन सी किरण? जाने वाली किरण। समझ में आ गई बात? तो आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, इन दोनों का जो कॉमन बिंदु होगा, जैसे आने वाली किरण जहां टकराई और वहीं से तो फिर क्या होगा? जाने वाली किरण शुरू होगी। तो जहां पर टकराती है ये दोनों, उस बिंदु का नाम दिया अपन ने, मान लो O। तो उस प्लेन के, अब जहां पर टकराई है उसके एक परपेंडिकुलर अपन क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे। ठीक है? और ये तीनों की तीनों भाई, अभिलंब आपका, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तीनों के तीनों जहां मिलेंगे वो एक क्या होगा? अपना कोई ना कोई प्लेन होगा, समतल होगा। समझ में आ गई बात? तो पहले तो इस डायग्राम के अंदर जो चार चीजें हैं वो हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इन चारों चीजों को समझने के बाद ही परावर्तन के नियम समझ में आएंगे। तो क्या है चार लाइनें? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और समतल, चारों के चारों जो है एक ही तल में होने चाहिए। अभिलंब जो है वो समतल को कट करेगा, और अभिलंब बनेगा कहां पर? तो जहां पर आपतित और परावर्तित किरण दोनों टच होगी या कट होगी। समझ में आ गई बात? अब परावर्तन के नियम क्या है देखिएगा। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी आने वाली किरण और जाने वाली किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होगा आपका, ये देखो भाई, आपतन और परावर्तन बिंदु का मतलब वही है, कॉमन बिंदु। उस कॉमन बिंदु पर अपन एक अभिलंब खींचा, वो तीनों, आपतित, परावर्तित और अभिलंब, तीनों के तीनों एक तल में होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ में बनाएगी, आपतित किरण यानी आने वाली किरण इस अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाएगी उसे अपन कहते हैं आपतन कोण, और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंट एंगल कहा जाता है, इसलिए आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये जो अभिलंब और आपतन, आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे अपन आपतन कोण कह रहे हैं। वो आपतित या आपतन कोण, और जो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा उसे कहेंगे परावर्तित कोण। तो ये आपतित कोण और परावर्तित कोण, या आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। समझ में आ गई बात?
तो आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाएगी उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में बनाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपतन कोण आई इज इक्वल टू हो गया परावर्तन कोण आर, और इसे अपन लिखेंगे आई इज इक्वल टू आर। क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू आर। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम अच्छे से आप लोगों को? कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा परावर्तन के नियम से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर, परावर्तित जो समतल सतह है उसके ऊपर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। कितने? 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो परावर्तन कोण का मान बताओ। समझ में आ गई बात? अब आपको पता ही है कि हम आप लोगों को ये पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, इसलिए वहां पर मैंने ये सॉल्यूशन बना रखा है पूरा, लेकिन यहां समझा देता हूं आपको। इसको थोड़ा सा साइड में करूंगा मैं तो अच्छे से दिखेगा ना। बस 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 बस, देखिएगा इसमें क्या हो रहा है वो देखिएगा। ये अपन ने बना ली एक समतल सतह है और इसके ऊपर मान लीजिए ये आई एक क्या आपकी आपतित किरण। ये कौन आ गई? आपतित किरण आई। तो इस आपतित किरण के द्वारा इस समतल सतह के साथ में 56 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। क्लियर? ये दे रखा था। अब आपसे पूछा था कि परावर्तन कोण कितना है, यही पूछा है आपसे। देख लो, परावर्तन कोण का मान बताना था। ठीक है, देखिए ये हो गई आपतित किरण, तो ये होगा एक अभिलंब, पता ही है आपको, और यहीं से क्या होगा? परावर्तित किरण चालू होगी। तो अब देखिए ये कौन है अपने पास में? अभिलंब यानी कि एन, परपेंडिकुलर नॉर्मल, और ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। ठीक है, ये कितना है? 56 डिग्री कोण। इसका कोई मतलब नहीं है ये कोण और ये बराबर होंगे, ये नहीं कहा था मैंने। क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपका आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये अगर अभिलंब है तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब 90 में से 56 डिग्री तो ये है, तो बचा हुआ ये कितना होगा? 34 डिग्री होगा। कितना होगा? 34 डिग्री रहेगा। और आपको ये पता है कि अगर ये आई एंगल है तो ये आर एंगल, ये और ये होंगे बराबर। आई और आर बराबर है तो ये 34 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 34 डिग्री ही होगा। कितना होगा? 34 डिग्री ही होगा। समझ में आ गई बात? अब ये 34 है, ये 34 है, ये 56 है, तो आपको भी पता है कि ये जो बचा हुआ इतना है ये भी कितना होगा? 56 डिग्री। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आपको सीधे सीधे पता चल गया होगा कि आर की वैल्यू कितनी आ गई? 54 डिग्री आ गई है, सॉरी 34 डिग्री आ गई है, और यही आपका आंसर है। तो आप इसको टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर था, और यह क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए इस टाइप का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। समझ में आ गई बात? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपसे आपतित कोण देकर के परावर्तित कोण पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो समतल सतह है उसके साथ में आपतित किरण परावर्तित किरण का कितना कोण बन रहा है वो दे करके आपसे कोई भी एक एंगल पूछ लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर सीधा सीधा ध्यान रखना, एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि क्या करेगा? समतल सतह के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उसमें से जो दे रखा उसको घटा करके आधा बचेगा, वो जो भी है फिर सॉल्व कर लेना। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये एलडीसी 2018 में आ चुका था। नेक्स्ट है अब समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। क्या बात हो रही है? अब अपने समतल दर्पण के अंदर आपके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, यानी कि प्लेन मिरर के अंदर आपके इमेजेस कैसे बनेगी। तो देखिए, पहला है
कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। तो समतल दर्पण के अंदर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। पहली चीज याद रखिएगा, ये सीधे सीधे पूछी जाएगी। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। तो ये कहने का मतलब है कि देखिए, आपका मान लीजिए ये रही एक आपकी क्या वस्तु, ये रहा आपका दर्पण, और ये दूरी जो है वो मान लो r है। अगर दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी कितनी है? r। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब भी r दूरी पर ही आगे बनेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होती है। कब? जब हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है। समझ में आ गई बात? प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा वो वस्तु का जितना आकार है। जैसे वस्तु अगर 2 फुट की है तो आपका प्रतिबिंब कितना होगा? 2 फुट का ही। अगर वस्तु 4 फुट है तो प्रतिबिंब भी 4 फुट। ऐसे समझ में आ गई बात? सेम आकार की बनती है। ये सीधे सीधे आपसे नोट पॉइंट में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं, जिस किसी को ये पीडीएफ नोट्स चाहिए हो वो हमसे व्हाट्सएप पर 7073153937 व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये नोट्स दे दिए जाएंगे। हाँ जरूर, सीधी सी बात है, पेड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहा हूं तो फिर भाई थोड़ा बहुत तो पेट के लिए चाहिए ना कुछ, है ना। कोई लोग टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, तो हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वही चीज आपको वापस नोट्स के रूप में लिख करके दे रहे हैं, जो हमारी मेहनत है ना। बाकी सब भी अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट है, दर्पण में प्रतिबिंब देखने पर वस्तु का दाया भाग जो है वो प्रतिबिंब का बाया भाग बन जाता है। हाँ, समतल दर्पण के अंदर एक विशेषता होती है, क्या? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? कि जितनी दूरी पर वस्तु उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब। तीसरी विशेषता क्या है? जितनी वस्तु उतना ही प्रतिबिंब। चौथी विशेषता यह है कि अगर आप जो है अपने, जैसे कि देखिए ये मेरा राइट हैंड है, क्या है? राइट हैंड है। मेरे राइट हैंड में मैंने पेन पकड़ रखी है, लेकिन आप सभी लोगों को ये मेरे लेफ्ट हैंड में दिख रही होगी। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि यह जो है प्रतिबिंब का इमेज कैसे बन जाता है इसमें, तो इसमें रोटेट होता है, यूं लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं। आप अपने घर पर जो अलमीरा वगैरह होगी उसमें जो कांच लगा होता है उसके सामने खड़े रहिएगा, और आप अपना राइट ईयर जो है, कान है, उसको पकड़ना। आपको जब आप अपने कांच के अंदर देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने लेफ्ट कान पकड़ रखा है। समझ में आई बात? तो ये जो है इसमें पार्श्व रोटेशन हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये चीज ध्यान रखना इसमें। और बाया भाग जो होगा वो क्या बन जाएगा? फिर दाया भाग बन जाता है। तो ये 4 विशेषताएं जरूर याद रखें समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी। क्लियर? समझ में आ गई बात? किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप जो है बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके हर प्रकार के डाउट का क्लियरिफिकेशन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये देखिए उसका उदाहरण भी दे दिया। जैसे P है, तो P का जब आप प्रतिबिंब लोगे तो वो बन जाएगा आपका क्या? Q बन जाता है। और आपको ये बात पता भी होगी कि आपके जो रीजनिंग वाला पोर्शन रहता है उस रीजनिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जो है आपके समतल दर्पण में बताइए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके, देखो साइंस का भी पोर्शन है ये, तो साइंस में भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे 5वां पॉइंट देखिएगा कि समतल दर्पण में दिखाई पड़ने वाले इस परावर्तन को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया ना कि ये जो आपका जो है क्या हो रहा है, ये लेफ्ट राइट बन रहा है, राइट लेफ्ट बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? पार्श्व रोटेशन या पार्श्व परावर्तन कहते हैं, यानी लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। समझ में आ गई बात?
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब अपने पास में आ जाता है कुछ विशेष तथ्यों के बारे में अपन बात करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा कि एलडीसी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो देखिए। पहला पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति बी चाल से क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति बी चाल से अगर प्रतिबिंब अपने मिरर यानी अपने कांच की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या होगा, दर्पण की तरफ जाने पर जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कांच के सामने ऐसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, दौड़ रहे हो कांच की तरफ, है ना, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा जो कांच के अंदर बनेगा, दर्पण के अंदर बनेगा, वो आपको लगेगा कि 2v स्पीड से भाग रहा है, यानी वो 10 मीटर पर सेकंड से भागता हुआ आपको नजर आता है। तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब, किसी भी समतल दर्पण के अंदर अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आपको दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। क्या पॉइंट है ये, कि जो समतल दर्पण होता है उस समतल दर्पण के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा पूरा प्रतिबिंब बने, तो पूरा पूरा प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का बनने के लिए एक शर्त है कि कम से कम उस वस्तु की आधी लंबाई का प्रतिबिंब हो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 10 फुट लंबा है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम 5 फुट दर्पण की जरूरत होगी। कम से कम 5 फुट से कम 1 इंच भी हो गया तो उसका पूरा प्रतिबिंब नहीं आएगा। तो कम से कम 5 फुट, और इससे ऊपर ज्यादा होगा 6 फुट 10 फुट पूरा हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा ही। और इस प्रकार का क्वेश्चन एलडीसी 2018 में आ चुका है। ये देखिए आपको बताता हूं, ये देखिए क्या आया था क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है। अब आदमी 6 फीट है तो सीधी सी बात है कि जो दर्पण है वो कितना चाहिए होगा, कम से कम 3 फुट चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा, कम से कम 3 फुट चाहिए होगा। और यही अपन से पूछा था कि उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी। और ऑप्शन था 6, 4.5, 7.5 या 3, तो 3 फुट। समझ में आ गई बात, बस आंसर लो। विशेष तथ्य याद रखने वाली बात थी। थर्ड पॉइंट देखिए, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को, भाई जैसे देखो आने वाली जो किरण है, आपतित किरण है, वो दर्पण पर टकराएगी। अब अपन ने क्या करा, जो आने वाली किरण है वो वैसे ही आ रही है जैसे पहले आ रही थी, लेकिन इस बार अपन ने क्या करा है कि जो दर्पण है उस दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया। कितना घुमा दिया, थीटा डिग्री का जो कोण है उससे दर्पण को घुमा दिया जाए, तो परावर्तित जो किरण है, यानी जो बाद में टकराने के बाद उत्पन्न होने वाली जो परावर्तित किरण होगी, जाने वाली किरण होगी, वो पहले जिस एंगल से जा रही थी उसके कंपैरिजन में अब की बार 2 थीटा डिग्री से जाएगी। कितने से जाएगी, 2 थीटा डिग्री से जाएगी। यानी दर्पण जब थीटा डिग्री रोटेट होगा तो परावर्तित किरण 2 थीटा डबल परावर्त आपके जो है रोटेट हो जाती है। जैसे स्पीड के अंदर था, v स्पीड से आप भाग रहे हो, आपको दिखेगा 2 स्पीड से 2v स्पीड से आपका जो है प्रतिबिंब भाग रहा है। वैसे यहां पर भी होगा कि परावर्तित कितनी रोटेट हो जाएगी, 2 थीटा रोटेट हो जाएगी। नेक्स्ट है, समकोण पर झुके 2 दर्पणों के बीच रखे वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं। तो कोई भी 2 दर्पण ले लिए अपन ने, 2 कांच, और उन दोनों कांच को 90 डिग्री पर रख दिया ऐसे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और इन 90 डिग्री के बीच में आप कहीं पर भी आप वस्तु एक रख दो तो उस वस्तु के आपको 3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, 3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तथा समानांतर दर्पण अगर रख दिए, ऐसे रख दिए एक दूसरे के सामने, दर्पण एक दूसरे के सामने समानांतर पैरेलल, तो क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि वस्तु के जो है अनंत यानी कि
इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर। नंबर 5, दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हो तो क्या हो? दो दर्पण ले लिए। अब देखो पहले कंडीशन याद रखनी है अपने को कि 90 डिग्री एंगल है तो सीधे सीधी बात 3 प्रतिबिंब। अगर इनफाइनाइट एंगल है, एक दूसरे के समानांतर है, तो फिर आपके कितने एंगल बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो तब प्रतिबिंब बन जाएंगे इनफाइनाइट। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर थीटा दे दिया, 45 डिग्री पर पूछ लिया, 5 डिग्री पर पूछ लिया, तब क्या करोगे? तो फॉर्मूला है, तो दो समतल दर्पण अगर थीटा डिग्री पर झुके हुए हो तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री अपॉन में थीटा, 360 डिग्री बट्टे थीटा -1। समझ में आ गई बात? कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री बट्टे थीटा -1। ठीक है, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बट्टे थीटा -1 होती है। जैसे मान लो आ जाए 60 डिग्री पर, कि दो दर्पण अपन ने 60 डिग्री पर रख दिए, तो 60 डिग्री पर रखे, अब अपन से पूछा प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो अपन क्या करेंगे? 360 बट्टे 60 -1, 360 बट्टे 60 कितना हो जाएगा कट करके? 6, 6 -1 5, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर आपके पास में आ गया, मान लीजिए कि 20 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो क्या होगा? तो 0 से 0 कट गया, 360 में 2 का भाग 36 में 2 का भाग दोगे 18, 18 में से 1 गया, कितना आएगा? 17। तो अब प्रतिबिंब कितने बन जाएंगे? 17 प्रतिबिंब। ऐसे प्रतिबिंबों की संख्या जो है पूछी जा सकती है अलग अलग एंगल पर रखे हुए प्रतिबिंब दर्पणों के लिए। समझ में आ गई बात? ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, याद रखना। ये नोट्स आपको बता ही दिया है, इसमें आ जाएगा सब कवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। अगर ऐसा हो जावे कि आपका कोई पूर्णांक नहीं हारा, जैसे कि मान लीजिए 5 का भाग दिया, आप 360 में 50 का भाग दोगे तो 36 में 5 का भाग देने पर कितना आएगा? तो 36 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 और पॉइंट और फिर 2 आएगा, तो 7.2 आया। अब 7.2 का मतलब क्या हुआ? कि कोई प्रतिबिंब ऐसा बनेगा 0.2 भाग का है, ऐसा तो प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता पॉइंटों में। तो ऐसे में आप क्या याद रखोगे? नोट पॉइंट लिखा रखा है कि पूर्णांक नहीं हो तो अगली संख्या को लेते हैं। समझ में आ गई बात? पूर्णांक नहीं है, अगर आपका इंटीजर नंबर नहीं आ रहा है तो आप कोई भी अगली संख्या लोगे उसके जस्ट जो आगे आ रही है ना। जैसे देखो 7.2 था, अब 7.2 में से एक माइनस करो, कितना होगा? 6.2। तो 6.2 के जस्ट आगे, 6 के जस्ट आगे कौन सा पूर्णांक आएगा? 7। तो आप 6.2 को क्या लोगे? 7 लोगे। अब वो 6.9 आएगा तब भी 7 लेना है, 6.1 आएगा तब भी 7 ही लेना है। समझ में आ गई बात? फिर देखिए समतल दर्पण के उपयोग, यानी यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। तो इसके यूज क्या है? तो बहुरूपदर्शी, परिदर्शी और आईना आदि। आईना मतलब वही मिरर में लगा हुआ जो कांच होता है वो, आदि में किया जाता है। तो बहुरूपदर्शी बनाने में किया जाता है, परिदर्शी बनाने में किया जाता है, आईना बनाने में भी अपन समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे उम्मीद है कि समतल दर्पण से रिलेटेड जो चीजें आपको बताई है अभी तक वो अच्छे से एकदम क्लियर हो गई होगी। किसी प्रकार का अगर डाउट रहता है तो आप बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं। तो अब अपने पढ़ते हैं आगे, बहुरूपदर्शी के बारे में बात करते हैं। यह रहा अपना बहुरूपदर्शी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि समतल दर्पण के उपयोग कहां कहां होंगे? बहुरूपदर्शी में और परिदर्शी में, और आपका होगा आईने में। अब आईना तो आप सबने देख रखा है, तो बहुरूपदर्शी और परिदर्शी की बात करते हैं। पहला बात करते हैं बहुरूपदर्शी। बहुरूपदर्शी क्या होता है? तो इसमें समान लंबाई तथा समान चौड़ाई, क्या? समान लंबाई तथा समान चौड़ाई के 3 आयताकार समतल इस प्रकार रखते हैं कि दो दर्पणों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनता हो। तो क्या करते हैं? बहुरूपदर्शी के अंदर अपन बेसिकली क्या करेंगे कि ऐसे रखेंगे 3 समतल दर्पणों को। कितने समतल दर्पण? 3। और तीनों समतल दर्पण को
इस प्रकार से रखा जाता है, और वो भी कैसे, आयताकार होने चाहिए। और तीनों को आप इस प्रकार से रखोगे कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल बनता हो आपस में दो दर्पणों के बीच में। अब ये 60 डिग्री के आकार में जब अपन तीन प्रतिबिंब लगा देते हैं और बीच में जब कोई वस्तु रखोगे तो उस वस्तु के प्रतिबिंब जो है बहुरूपी यानी बहुत ज्यादा बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लोग कहां देख सकते हो, तो बड़े बड़े मॉल में जहां आप अपने कपड़े खरीदने जाओगे, या फिर आप जिम में देख सकते हो। जिम में क्या होता है, हम पहले ही दिन जिम करते हैं और ऐसे कांच के आगे आते ये बॉडी दिखती है, क्यों दिखती है वो वहां पर इसी प्रकार के दर्पण लगाए जाते हैं कि आपको आपकी बॉडी जैसी है उससे हल्की सी ज्यादा दिखाई देती है। समझ में आ गई बात। तो वहां पर ये बहुरूपदर्शी और इसी प्रकार के कुछ समतल दर्पणों को लगाया जाता है जिससे अपने को अपनी बॉडी, आपका कलर एकदम से थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव लगते हो, अपने आप को अच्छा पाते हो आप। फिर देखिए परिदर्शी की बात करते हैं, तो इसमें दो समतल दर्पण जो है वो एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। क्या करते हैं अपन, दो समतल दर्पण लेते हैं और दो समतल दर्पण जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर होते हैं और परावर्तक सतह आमने सामने रहती है। तो परिदर्शी के अंदर क्या होता है बेसिकली, तो परिदर्शी के अंदर आपके दो समतल दर्पण होते हैं जो एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर होते हैं और परावर्तक सतह जो होती है वो आमने सामने होती है दोनों की। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से जो है फिर परिदर्शी बनता है। और पनडुब्बी जहाज में इसका ही उपयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी जो जहाज होते हैं, उन पनडुब्बी सबमरीन्स जो जहाज है उनके अंदर इसी प्रकार का आपका उपयोग किया जाता है परिदर्शी का। समझ में आ गई बात। ये तो था आपका अभी तक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। लेकिन क्या केवल प्लेन मिरर ही होते हैं, तो फिर अगर हम देखें तो कभी कभी हमने गोल कांच देखे हैं, वो कहां से आते होंगे। तो बिल्कुल आपने सही है कि अपने पास में केवल और केवल प्लेन मिरर नहीं होते, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर्स भी होते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, यानी स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स जो है वो क्या होते हैं, तो किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी गोलाकार तल से बनाए गए जो भी आपके दर्पण होंगे, भाई देखो गोलीय दर्पण है तो ऑब्वियस सी बात है वो गोल होंगे, तो गोलाकार जो भी आपके पास में तल है उससे बनाए गए जो दर्पण होते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय खंड के एक तल पर पारे की कलई एवं रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है। समझ में आ गई बात। तो क्या किया जाता है इसमें, गोलीय खंड जो होता है ना, उस गोलीय खंड के एक तल पर यानी एक तरफ जो है आप क्या करते हो, पारे की कलई करते हो और रेड ऑक्साइड जो होता है उसका लेप किया जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर। प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के वक्र पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि जो दर्पण है उस दर्पण का जो वक्र पृष्ठ है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार की। तो गोलीय दर्पण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। क्लियर, चलिए तो देखिएगा प्रकार दो है, एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। ठीक, अब बात करते हैं अपन पहले उत्तल दर्पण क्या होता है इसकी। उत्तल दर्पण का मतलब है
कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, परावर्तक सतह कैसी होनी चाहिए? उभरी हुई होनी चाहिए, उसे अपन क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? तो ये जो अपना उत्तल दर्पण है उसे अपन अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्लियर? और क्योंकि यह अनंत से आती हुई किरणों को फैलाता है, इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और आपके जो है इसमें इसे अपन क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अनंत से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं उन किरणों को आगे फैलाने का काम करता है। बात करें अपन अवतल दर्पण की, किसकी बात करें? अवतल दर्पण की। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर होता है, देखो अगर उभरा हुआ अगर आपका पृष्ठ है तो उत्तल दर्पण, उभरा यानी कि उत्तल, उ याद रखना। और अगर अंदर है तो क्या होगा? अवतल दर्पण, याद रखना। तो अंदर है तो अवतल, उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण। ठीक है? तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है यानी कि इनसाइड्स होता है, तो अंदर की ओर वक्रित है, अवतल दर्पण कहते हैं उसे। और अगर यह अवतल दर्पण है तो इसे अपन अभिसारी दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहेंगे। अभिसारी दर्पण क्यों कहेंगे? क्योंकि यह क्या करेगा? अनंत से आने वाली जो किरणें हैं उनको समेटता है, यानी एकत्रित करने का काम करता है। क्या करता है? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को समेटने का काम करेगा, पास पास में लाने का काम करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए, ये देखिए अपने पास में दोनों के एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण डायग्राम देख सकते हो आप। ये रहा अपना क्या? उत्तल दर्पण। ठीक है? उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? ये प्रकाश किरणें आई समतल एकदम, ठीक है, और आने के बाद में टकराकर ये फैल जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है। और इसके अंदर जहां पर ये सभी प्रकाश किरणें टकरा रही है उसे अपन क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और इस फोकस बिंदु से जस्ट आगे होता है एक वक्रता केंद्र, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है? और ये जो अपने पास में दर्पण है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे अपन कहते हैं ध्रुव यानी कि पोल। और इसकी जो परावर्तक सतह है वो कैसी है? उभरी हुई है। ठीक है? समझ में आ गई बात? और अब बात करते हैं अपन अवतल दर्पण की। तो ये अपने पास में एक अपना क्या है? मिरर है, जिसमें ये रहा आपका ध्रुव। और इसमें ये देखिए रेज आकर के टकरा करके जहां मिलेगी उसे अपन क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु से जस्ट आगे क्या होगा? वक्रता केंद्र। और ये रही आपकी वक्रता, सॉरी, परावर्तक पृष्ठ। तो जिसमें अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होती है उसे अपन कहेंगे अवतल दर्पण, और जिसमें उभरी हुई परावर्तक पृष्ठ होती है उससे अपन कहते हैं उत्तल दर्पण। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं। उत्तल दर्पण जिसे अपन अपसारी कहते हैं, और एक होता है अवतल दर्पण जिसे अपन अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है? सभी किरणों को समेटता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? सभी को फैलाता है। ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अब अपन। तो वैज्ञानिक जितने भी उपकरण होते हैं, यानी जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर, अब उसमें तो आपको पता ही है कि भाई साइंटिफिक अगर अपने पास में है कोई भी उपकरण तो उसमें तो एकदम एग्जैक्टली कोई वैल्यू आनी चाहिए, यथार्थ यानी कि वास्तविक मान आना चाहिए। तो बेसिकली जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर यथार्थ प्रक्षेपण, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन लेने के लिए अपन जो है अवतल दर्पण के बाहरी उत्तल पृष्ठ पर परावर्तक आवरण लगाने के बजाय इसके अंदर के पृष्ठ पर परावर्तक आवरण लगाते हैं और इन्हें फिर अग्र विलेपित दर्पण कहते हैं। समझ में आ गई बात?
तो क्या होता है कि जो वैज्ञानिक उपकरण है उसमें यथार्थ प्रेक्षण यानी कि एकदम एक्यूरेट अपने को अगर जो है ऑब्जर्वेशन लेना है तो क्या होगा कि अवतल दर्पण के बाहरी जो आपका उत्तल पृष्ठ बनता है ना, देखो भाई इधर देखिएगा, ये रहा अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगी, पर ये जो बाहर वाली होगी, ये बाहर वाली पृष्ठ क्या होगी, उत्तल पृष्ठ ही तो होगी, ये तो उभरी हुई पृष्ठ ही तो होगी, और उभरी हुई पृष्ठ है मतलब ये हो गई उत्तल पृष्ठ। समझ में आ गई बात। तो मिरर के अंदर जो उभरी हुई पृष्ठ होती है उसे अपन कहते हैं उत्तल पृष्ठ। अब इस उत्तल पृष्ठ के ऊपर अपन क्या कर देंगे कि परावर्तक आवरण लगाने की बजाय इसके अंदर की साइड अपन क्या करते हैं, पृष्ठ पर परावर्तक आवरण लगा देते हैं। यानी यहां पर जो है अंदर की साइड इसको पूरा लेपित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर की साइड में पूरा लेप कर दिया जाता है, इसको लेपित बना दिया जाता है, ठीक है, रेड ऑक्साइड वगैरह घिस करके। और उससे क्या होता है, फिर इसे अपन कहते हैं फ्रंट कोटेड मिरर या फिर अग्र विलेपित दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अग्र विलेपित दर्पण कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक उपकरणों के अंदर क्या होता है, तो यथार्थ प्रक्षेपण के लिए जो अवतल दर्पण होते हैं उनको आगे की तरफ जो है विलेपित कर दिया जाता है। ठीक, चलो अब रिलेशन याद रखना। फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या बट्टे 2, यानी r बराबर 2f। कितनी होती है, r बराबर 2f होती है। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला कितना होता है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये याद रखना। आगे ऐसा का ऐसा एक लेंस मेकर फॉर्मूला भी लाऊंगा, उसमें माइनस आ जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, u क्या होता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होती है, जो वस्तु है उसकी दर्पण से कितनी दूरी है। v क्या होता है, तो जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की दर्पण से कितनी दूरी है। और f क्या है, तो दर्पण की फोकस दूरी है। f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है बेसिकली ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये आपको समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधा याद रखना है, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा भी जाएगा आपसे, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। आगे बात करते हैं, तो अपने पास में आ जाता है अब जो अपना अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, उसको बनाने के कुछ नियम है यानी कि रूल्स है। ठीक है, अगर आपने ये रूल्स फॉलो किए तभी आप जो है अवतल दर्पण से किस प्रकार का इमेज बनेगा वो पता चल जाएगा, या कहाँ इमेज बनेगा वो भी पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए तो देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि आपके पास में अगर कोई किरण इस अवतल दर्पण पर आकर के टकराने के बाद में वापस चली जाती है, ठीक है, आने आई पहले तो ऐसे और वो टकरा कर गई, तो अगर वो आने वाली किरण मुख्य अक्ष के यानी जो ये आपका सेंट्रल लाइन होती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समानांतर आई थी, एकदम पैरेलल पैरेलल आई है, तो फिर ये यहां पर टकराने के बाद एफ बिंदु यानी फोकस बिंदु से जाएगी। तो समानांतर अगर किरण आई है तो वो टकरा कर कहां जाएगी, फोकस बिंदु से जाती है। क्लियर, पहला पॉइंट। और ये इधर आप देख सकते हैं, ये देखो अगर ऐसे भाई पीछे से टकरा रही हो तो फिर ये ऐसे जाकर के ये देखो फोकस पर ही मिल रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर फोकस से कोई किरण पास हो गई, क्या होगा, फोकस से कोई किरण पास हो गई तो फिर वो वापस जब जाएगी तो वो पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी, समानांतर जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ऐसे ही आप इधर देख सकते हो कि जो किरण टकराई थी और वो टकराकर पैरेलल हो जाती है, बस। फिर देखो अगर कोई किरण सी बिंदु से पार हो गई यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है तो वो वापस टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। समझ में आ गई बात। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। मान लीजिए कोई किरण जो है आकर के पोल यानी कि ध्रुव पर टकराती है
जितने एंगल से टकराई होगी उसी एंगल से वापस निकलेगी। समझ में आ गई बात? जिस एंगल से टकराई होगी उसी एंगल से वापस जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका उल्टे डायग्राम भी देख सकते हो आप कि भाई अगर ऐसे आकर टकराई है ओ पर तो ये ऐसे जाएगी, इसमें अंदर की तरफ टकराई है, इसमें बाहर की तरफ टकराई है। ठीक है, ये दोनों के वो और कुछ भी नहीं है, एक में अंदर की तरफ टकरा रहे थे, एक में बाहर की तरफ टकरा रहे थे। बात इतनी सी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक, तो ये था आपके क्या, अवतल दर्पण जो है उस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के, जो इमेज बनाने के रूल है वो याद रखने हैं आपको। क्या, पहला देखो कि अगर समानांतर आ रही है तो फोकस से जाती है, फोकस से आई है तो समानांतर जाएगी। दो नियम तो ये। तीसरा कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। चौथा क्या कहता है, तो चौथा कहता है कि अगर वो पोल पर टकरा रही है तो जितने कोण से पोल पर टकराई है उसी कोण से पोल से वापस जाएगी। बस ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आपको इस पर बेस्ड अपन आगे देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, वो देखिए। तो ये रहा अपना क्या, अवतल दर्पण के अंदर बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का विवरण, यानी कि जो अपने पास में अवतल दर्पण है उसके अंदर वस्तु की अलग अलग प्रकार की अपने पास स्थितियां हैं, वस्तु को अपन अलग अलग जगह पर रखेंगे और उस वस्तु को अलग अलग जगह पर रखने पर जो है उस वस्तु के प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बनेंगे। ठीक है, तो देखिए अपने पास में 6 जो है बिंदु है, 6 मतलब अलग अलग अपने पास में जगह है जहां अपन को इनको रखना है। पहला है अनंत दूरी पर, बिंब की स्थिति कहां रख दी अपन ने, अनंत के ऊपर, यानी वस्तु जो है वो अनंत दूरी पर है, किससे, उस दर्पण से। तो अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब बनेगा फोकस के ऊपर। कहां बनेगा प्रतिबिंब, फोकस के ऊपर। अब ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर कोई वस्तु है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये पूछ लिया। लो, तो क्या जवाब दोगे आप, तो वो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस दूरी पर। कैसा बनेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, तो वास्तविक बनेगा यानी रियल, और उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो अत्याधुनिक, या सॉरी अत्याधुनिक नहीं, मॉडर्न, अत्याधिक छोटा होगा। क्या होगा, बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, ये डायग्राम है अपने पास, ये रहा देखो। जब ये आकर के टकराया तो ये देखो ये बन गया आपका एकदम से एफ बिंदु के ऊपर ही। ठीक है, ऐसा तो एकदम डॉट छोटा सा बिंदु बन जाएगा और कुछ नहीं, जब अनंत पर वस्तु होगी। दूसरा बिंदु है कि अगर वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य में अगर वस्तु रख दी, कहां रख दी, वक्रता केंद्र सी और इनफाइनाइट बिंदु जो है उसके बीच में रख दी, तो फिर क्या होगा, आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। और प्रतिबिंब जो है पहले अत्यधिक छोटा था, इस बार छोटा बनेगा, लेकिन इतना ज्यादा छोटा भी नहीं जितना पहले बन रहा था, थोड़ा सा बढ़ जाएगी हाइट। फिर वक्रता केंद्र पर ही अगर वस्तु को रख दिया तो प्रतिबिंब की स्थिति केंद्र के ऊपर ही आ जाएगी। समझ आई बात, वस्तु कहां पर है, अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, सेम पॉइंट पर। वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब समान बिंब के आकार का ही होगा, यानी जितनी वस्तु की ऊंचाई है या हाइट है उतनी ही आपके प्रतिबिंब की भी ऊंचाई या हाइट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता केंद्र सी व फोकस के बीच में। अब क्या करा अपन ने, वक्रता केंद्र सी और फोकस जो है उसके बीच में अपन ने बना दी। तो उनके बीच में अगर बनाते हैं तो वक्रता केंद्र से दूर आ जाएगा पॉइंट, और कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब बड़ा होगा। फिर फोकस के ऊपर आया तो अब जब अनंत के ऊपर था तो फोकस पर बन रहा था, अब फोकस पर है तो कहां चली जाएगी, प्रतिबिंब आपकी अनंत पर चली जाएगी, वास्तविक और उल्टी, और प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच में है अगर तो दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अवतल दर्पण के अंदर वस्तु को अलग अलग जगह रखने पर किस किस प्रकार के प्रतिबिंब कहां कहां बनेंगे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई अब जो है ज्यादा डाउट होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही नियम सिखा दिए हैं
कि कौन कौन से नियमों को फॉलो करके अपन ये कर रहे हैं। तो अब सीधे सीधे आपको देखो, अगर डायग्राम बनाना सीखोगे तो अभी टाइम नहीं है इतना, आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए अपने को जल्दी से जल्दी इस चीजों को सीख करके आगे बढ़ना है। इनको याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सब अपने पास में डायग्राम है, आप देखना चाहो तो आराम से नोट्स के अंदर ये दे रखे हैं, आप आसानी से देख सकते हो और घर पे बैठ करके एक एक डायग्राम आराम से देख सकते हो। ठीक है, सीखना हो तो सीख भी सकते हो, बहुत आसान सी चीजें हैं, जो नियम बताए हैं उनको फॉलो करना, बनते जाएंगे प्रतिबिंब। आगे देखो, बात आ जाती है उत्तल दर्पण से बनने के प्रतिबिंब के नियम। तो इसमें भी वही नियम है। देखो, पहला नियम क्या है, तो समानांतर किरणें जो आ रही है वो वापस से क्या होगी, फैल जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि अगर कोई प्रतिबिंब आ रहे हैं वापस से जा रहे, वही किरणें टकरा कर जाएगी, तो बिंब जो है अगर अनंत पर है, वस्तु जो है अनंत दूरी पर है, तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, ऐप के ऊपर बनेगा, बिल्कुल छोटा सा। और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर अपन ने बिंब को जो है पास में ला दिया, तब भी जो है क्या होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो एक निश्चित दूरी पर छोटा सा बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट है आपका कि अगर बिंब जो है, वस्तु जो है वो ध्रुव के नजदीक लाई, तो फिर आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ जाएगा, वो भी ध्रुव के नजदीक जाएगा। और इसमें भी ये दो कंडीशंस है, सीधी सीधी इनको याद रखना। आप तो नियमों को ज्यादा याद करने मत बैठो अभी। क्या पहला नियम है कि उत्तल दर्पण के अंदर अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे फोकस पर, और आभासी और सीधा अत्यधिक छोटा बिंदुवत बनेगा। और अगर अनंत तथा ध्रुव के किसी भी दूरी पर है, अनंत, देखो भाई पहला पॉइंट हो गया अनंत के ऊपर। अब अनंत के बाद में जितनी भी चीजें हैं, मतलब अनंत के बाद में कहीं पर भी रख दो, ठीक है, वहां पर जब आप वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस एफ के बीच में, दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस एफ के बीच में बनेगा। समझ में आ गई बात, आभासी और सीधा ही बनेगा और छोटा बनता है। समझ में आ गई बात, ये सीधे सीधे दो नियम याद रखना, आपका काम हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट आपके पास में अब जो काम की चीज है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अभी जो पीछे चीजें पढ़ाई है वो थोड़ी थोड़ी सी टफ भी है और न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी उसमें से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स एक दो आते हैं, अगर आपको जो चीजें अभी समझाई है वो पूरी अच्छे से याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं रहे तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं। ठीक है, अब जो चीजें बता रहा हूं वो तो याद करने की है, याद कर लेना। पहली चीज, अवतल दर्पण के उपयोग। तो सोलर कुकर में अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट एवं जो सर्च लाइट होती है, आपने एक मूवी देखी होगी दीवार वगैरह, उसमें वो देखा टोपा पहना होता है, फिर टोपे के आगे लाइट लगी रहती है और फिर वो ऐसे ऐसे माइंस के अंदर घुसते रहते हैं और तोड़ते रहते हैं, जो है अंदर से चीजें निकालते हैं। तो सर्च लाइट हो गई, आपकी हेडलाइट हो गई गाड़ियों की, उन सभी में अपन किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। आंख, कान और नाक, इनके जो डॉक्टर होते हैं वो भी इन्हीं लाइटों का उपयोग करते हैं। किससे, सॉरी, कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और बड़ी फोकस दूरी वाला जो अवतल दर्पण है वो दाढ़ी बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। डॉक्टर तो आपने पता ही होगा कि देखा होगा, जब भी इलाज करता है मुंह खुलवाते हैं, फिर वो मुंह के अंदर देखते हैं ना ऐसे पूरा उससे लाइट, फिर कानों में भी देखा होगा लाइट डालते हुए, आंखों में भी ऐसे खोल के फिर उसे चेक करते हैं ना, वो अवतल दर्पण ही होता है। और बड़ी दूरी, जैसे दाढ़ी वाड़ी अब करते हो ना, शेविंग, देखो मैं तो वैसे बढ़ाता हूँ, है बाबा बन के घूमता हूँ, पर जो लोग दाढ़ी वाड़ी अपने रेगुलर करवाते रहते हैं, तो जिस मिरर के सामने वो बैठ करके अपनी शेविंग करते हैं, वो मिरर होता क्या है, वो मिरर होता अवतल दर्पण ही है। क्लियर। फिर उत्तल दर्पण के उपयोग। तो पहला उत्तल दर्पण का उपयोग है ट्रक चालकों या फिर जो मोटर चालक होते हैं, उन चालक के, जो ड्राइवर होता है ना, उसके बगल में जो कांच लगे रहते हैं ना आगे बाइकों के, वो वाले, वो कौन से होते हैं, वो पीछे जो पृष्ठ दृश्य दर्पण, यानी पीछे का अपने को दृश्य दिखाई दे, इसके लिए लगाए जाते हैं। और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं उत्तल दर्पण। समझ आ गई बात। दूसरा है सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में भी अपन जो है उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना आप, सीधे सीधे पॉइंट है और कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट है आपका आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज उसके कंपैरिजन में उसका प्रतिबिंब जो है वो कितना बड़ा बन गया, बस यही है आपका क्या,
आपका मैग्निफिकेशन या आवर्धन। ठीक है, तो आवर्धन या मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, उसकी लंबाई और जो वस्तु है उसकी लंबाई का जो अनुपात होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अपन आवर्धन कहते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का जो अनुपात है वो, तो या तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात या उनकी दूरियों का अनुपात अपन कह सकते हैं, उसी को अपन क्या कहेंगे, आवर्धन। फिर है प्रकाश का विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? तो जो प्रकाश का विक्षेपण का मतलब हुआ कि आपके पास में, आप सभी लोग जानते हैं कि लाइट जैसे ही आती है फिर वो लाइट क्या होती है, एकदम से ऐसे डिस्पर्स होती है, यानी कि एकदम बिखर जाती है, विक्षेपित हो जाती है अलग अलग कलर में। जैसा आपने इंद्रधनुष में देखा होगा या फिर आपने प्रिज्म वगैरह अगर देखे हो तो उसके अंदर भी इस प्रकार का हो जाता है। तो अलग अलग कलर में जो दिखाई देता है ना, 7 रंग जो अलग अलग होते हैं, वो अपने को जब लाइट के दिखाई देते हैं उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना है उसे अपन विक्षेपण कहते हैं। तो डिस्पर्सन क्या होता है, लाइट का अपने जो बेसिक कलर्स है उनके अंदर उसका विभक्त हो जाना। ठीक है, इसकी खोज जो है वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। अरे सर, आज तक तो सुना था इसके ऊपर सेब गिरी थी, अब क्या लाइट भी गिरी थी? हाँ भाई, न्यूटन के ऊपर लाइट भी गिरी थी। और न्यूटन महोदय एक ऐसे मात्र हमारे फिजिक्स के वैज्ञानिक है जिन्होंने मैथ के अंदर भी काम किया है, उनका मैथ के अंदर भी नियम चलता है। ये न्यूटन महोदय बहुत बड़ी हस्ती थे, सेब ही गिरी नहीं थी, इनके ऊपर बहुत सारी चीजें गिर रखी है ना। चलिए, तो खोज 1666 ईस्वी के अंदर की गई थी। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। तो ये ध्यान रखना कि आपका जो भी कोई वस्तु है उस वस्तु का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। प्रकाश के अंदर लाइट वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता यह है कि आपकी जो कोई भी लाइट है वो एक किसी मीडियम में कैसे चल रही है, कितनी स्पीड से चल पा रही है, और दूसरे मीडियम में किस स्पीड से चल रही है, उन दोनों स्पीडों का जो अनुपात होगा उसी को अपन कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उस पर ज्यादा नहीं जाना है, अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है ये ज्यादा ध्यान रखना। तो किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो आपके आपतित प्रकाश, जो आने वाला प्रकाश है, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक का जो मान है वो अलग अलग होगा। सीधी सी बात है, जब भाई अगर अपवर्तनांक लाइट की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर है तो सीधी सी बात है कि जो लाइट का अलग अलग अगर तरंग दैर्ध्य है तो अलग अलग अपवर्तनांक भी होगा। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बैंगनी रंग होने के लिए, जिसे अपन एनवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट एनवी, अधिकतम होता है। ये ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है बैंगनी रंग के लिए, कौन से रंग के लिए, बैंगनी रंग, वॉयलेट कलर के लिए सर्वाधिक होता है, और लाल रंग के लिए, रेड कलर के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग की किरण जो है आपके, एक मिनट है ना, थोड़ा सा देखिए, तो प्रिज्म से गुजरने के लिए आपके जो बैंगनी रंग की किरण का विचलन होगा वो अधिकतम होता है। कितना होता है विचलन, अधिकतम होता है। कब, जब अपन बैंगनी रंग की बात करते हैं। तथा लाल रंग की जो किरण होती है, कौन सी किरण, लाल रंग की किरण, उसका जो है विचलन कितना होता है, न्यूनतम होता है। समझ में आ गई बात? सीधे सीधे याद रखिएगा कि बैंगनी रंग के लिए जो किरण का विचलन होगा वो क्या होगा, आपका अधिकतम होगा, और लाल रंग के लिए जो विचलन होगा वो न्यूनतम होगा। प्रिज्म से जब सफेद प्रकाश गुजरता है तो वह वर्ण विक्षेपण होता है। समझ में आ गई बात? जब प्रकाश सफेद कलर का एकदम से गुजरता है, किससे, प्रिज्म से, फिर बाद में क्या होता है, वो प्रकाश जो है अलग अलग कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या अलग अलग कलर में दिखना लगता है, लाल, पीला, नीला, इस प्रकार के अलग अलग कलर दिखते हैं।
कौन कौन से कलर दिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये देखिएगा, विब ग्योर, ये टोटल अपने को 7 कलर दिखाई देंगे। कौन कौन से? विब ग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर हैं। कौन कौन से? विब ग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये था प्रकाश का विक्षेपण। और यहां तक की बातें मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का इसमें डाउट है तो बेझिझक आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है? और आज की क्लास ये कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।